साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, साम्राज्यवाद हो बर्बाद, साम्राज्यवाद हो बर्बाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मैं निवेदन करूंगा अगले सेशन में मध्य प्रदेश और बिहार के प्रतिनिधि कामरेड माधुरी वो कृपया डायस पे आए, मंच पे आए। कामरेड माधुरी वो जागरूक दलित आदिवासी संगठन से संबंधित हैं और मध्य प्रदेश की खेती व्यवस्था पर, वहां के संकट पर अपनी बातचीत मुख्य रूप से केंद्रित करेंगे। साथियों, चाय का टाइम होगा, आपको छुट्टी देंगे 15 मिनट के लिए, तब आप वॉशरूम भी जा सकते हैं। कोई भी साथी उठने का कष्ट ना करे प्लीज। चाय का समय जब होगा तो आपको हम अवकाश देंगे 15 मिनट का, तब आप सभी काम कर सकते हैं, निपटा सकते हैं। कृपया इस सेशन को चलने दें। मैं निवेदन करूंगा बिहार से एडिटर मजदूर पत्रिका के कामरेड पार्था सरकार, वो भी कृपया मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। इन दोनों साथियों के लिए आप ताली बजा सकते हैं। प्यारे साथियों, साढ़े कोल पूरे देश चों कश्मीर तो कन्याकुमारी तक जिन्हें सूबे पैंदे ने, उन्होंने जो अद्यों वध सूबे जो वक्-वक् संगठनों ਨਾਲ जुड़े साथी सारे दरम्यान पहुंचे हुए हैं। ਅਸੀਂ इस बहुत ही अहम ते महत्वपूर्ण मुद्दे ते एक दूसरे के विचार जान के अपने विजन नू, अपने नजरिए नू विशाल करना है। हम लोग सभी प्रदेशों से आए हुए साथियों के विचार जानकर कोशिश करेंगे कि अपने नजरिए को, अपने दृष्टिकोण को, अपनी समझदारी को, अपनी सोच को और विस्तृत रूप दें, बातों को गहराई से समझें, सवाल उठाएं, उन पे बहस करें। तो मैं निवेदन कर रहा हूं, मध्य प्रदेश, हमारे देश का मध्य प्रदेश, माधुरी, कामरेड माधुरी, जागृत दलित आदिवासी संगठन उनसे संबंधित हैं, वो कृपया डायस पे आए और अपनी बात रखें। कामरेड माधुरी, आप उनके आगमन पे उनका स्वागत करेंगे, ताली बजाएं। साथियों, मैं मध्य प्रदेश के बारे में क्या बोल रहा हूँ जो बाकी देश में नहीं हो रहा है। तो मध्य प्रदेश के एक लंबा फेरिस्ट बनाने के बजाय मैं थोड़ा कोशिश करूंगी, अगर आपकी अनुमति हो, कि कुछ उन सवालों पर फोकस करने का जिनसे हम बेचैन हो रहे हैं और जिनके इर्द गिर्द हमको लगता है कि हम कुछ आंदोलन, एक नया ताकत हम बना सकें। किसानों की स्थिति के बारे में हम 2 दिन 3 दिन भी यहाँ बैठेंगे, बहुत हम बात खत्म नहीं होगी कि स्थिति कितनी खराब है और क्यों खराब है। हमारे सामने सवाल है कि इसके बारे में हमको करना क्या है। उस दृष्टि से अगर मैं कुछ हमारी बेचैनियां रखना चाह रही हूँ और निवेदन है कि अन्य साथी भी अगले 2 दिन के अंदर हम इस दिशा में हम थोड़ा आगे बढ़ सकें। अब मध्य प्रदेश पंजाब का थोड़ा काफी भिन्न है। मध्य प्रदेश का एक हिस्सा पंजाब का छोटा भाई है, वही हरित क्रांति के वही सब सवाल है, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा बिल्कुल फर्क है। वो है आदिवासी क्षेत्र या छोटे सीमांत किसानों के क्षेत्र, जहां आज भी ज्वार बाजरे की खेती होती है, जहां
सिंचाई बहुत कम है, और वो अभी वो चौराहे पर खड़ा है। पारंपरिक खेती भी दिख रहा है और हरित क्रांति बहुत काफी हद तक घुसपैठ कर चुका है। तो उस परिस्थिति में हमको क्या दिख रहा है? एक तो देखिए, हरित क्रांति के बारे में बहुत सुबह बहुत बात हो चुकी है और शायद सब लोग सहमत हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक चीज हम जानते हैं लेकिन भूल जाते हैं। वो ये है कि हरित क्रांति औद्योगिक खेती है, उद्योग द्वारा चलाया गया खेती है। कॉर्पोरेट सेक्टर ने इसका बनाया नक्शा और कॉर्पोरेट सेक्टर इसको चलाती है। देश की आजादी के लिए जब किसान लड़े थे तो वो सामंतवाद के खिलाफ भी लड़े, और 50-60 के दशक में सामंतवाद के खिलाफ लड़ते रहे। लेकिन इस चीज ने सामंतवाद के गड्ढे से जैसे जैसे कोई लड़खड़ाते हुए निकला, वो सीधा जाके गिरा पूंजीवाद के शिकंजे वाले गड्ढे में। तो ये चीज जो है हरित क्रांति से, कि हरित क्रांति के नीतियों से किसान पनप ही नहीं सकता, क्योंकि किसानों के लिए बनाया ही नहीं गया था। ये बनाया गया था उद्योग के लिए, उद्योग द्वारा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो फैक्ट्रियां खाली पड़ी थी यूरोप के, केमिकल फैक्ट्री, बम बनाना बंद हो गया, तो अब क्या बनाए? अब हम बनाएंगे फर्टिलाइजर, नया किस्म का बम। ये जो बीज जो निर्मित किए गए, ये बीज इसमें निहित था। बीज आप कई प्रकार के आप विकसित कर सकते थे, लेकिन आपने वही प्रकार के बीज विकसित किए जो पूरी तरह से उद्योग पर निर्भर होंगे। उद्योग का फर्टिलाइजर लगेगा, उद्योग का ये दवाई लगेगी, उद्योग के खरपतवार लगेंगे, और पानी का जहां मतलब पानी निर्भर रहेगा। हमारे मध्य प्रदेश जैसे जो 80% जो देश था, जो पंजाब नहीं था, हमारे लिए क्यों वो हरित क्रांति क्यों नहीं बनाएगी? क्यों नहीं ज्वार, बाजरे, मक्के के बीज का बिना औद्योगिक इनपुट का पैदावार कैसे बढ़ाया जाए, उसके बारे में सोचा गया। हमको बताया गया भूतपूर्व कृषि मंत्री द्वारा एक किसी मीटिंग में, शरद पवार जी द्वारा, कि ज्वार क्या होता है, ज्वार तो ढोर खाते हैं। और हमको बताया गया कि भाई हम तो भेजते, पंजाब में भेजते ढोरों को खिलाने, और नहीं तो उससे दारू बनती है। हमारे महाराष्ट्र में हम उसका दारू बनाते हैं। लेकिन ये जो पारंपरिक फसलें जो कम पानी में, कम मेहनत के साथ और लगभग नहीं के बराबर के खर्चे के साथ इस देश को खिला रही थी इतने सालों से, हमने ये मान लिया कि नहीं, इनको उखाड़ के फेंको, ये गेहूं चावल। और ये इत्तेफाक नहीं है, अमेरिका गेहूं खाता है इसलिए हम गेहूं उगाते हैं, ये इत्तेफाक नहीं है। जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो बीज चलेगा, जो आपके लगभग 10 बड़े एग्री बिजनेस कॉर्पोरेशंस हैं, जो बड़े ये अनाज के धंधे करने वाले जो बड़े मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हैं, जो पूरे विश्व का बाजार नियंत्रित करते हैं, कीमतें नियंत्रित करते हैं, अनाज को उपलब्धता नियंत्रित करते हैं, कहां कमी होगी और कहां होगा कि भाई इतना फेंका जाएगा कि भाव ही नहीं मिलेगा, और जो आपके दवा भी बनाते हैं, जो आपके खाद भी बनाते हैं, जिनसे जुड़ा हुआ आपके पंप सेट भी है और आपके ट्रैक्टर्स भी हैं। तो ये जो है उद्योग द्वारा खेती, हमारे यहाँ कहावत है, एक नारा है
खेती करो पेट के लिए, मत करो सेठ के लिए। और हमारे किसान बोलते हैं कि जमीन मेरे नाम पर है, लेकिन मैं तो यहां मजदूर हूं, असली मालिक तो वो बाजार में बैठा है। तो ये प्रकार की खेती जो आपके पंजाब में आपको बर्बाद कर दिया। बीकानेर चल रही है कैंसर ट्रेन, आपकी मिट्टी में कोई गुणवत्ता नहीं बची, आपका पानी नीचे चला गया है, आपके पैदावार खर्च आपके बढ़ रहे हैं, पैदावार घट रहा है, आप कर्जे में डूबे हैं। ये खेती से कर्जा होना ही है। ऐसे संभव ही नहीं है कि उन्नत खेती आप करो कर्जे में नहीं जाओ, और कर्जे से आप निकल नहीं सकते हैं। तो जो नजारा ये 3 लाख आत्महत्याएं कि अब हमारे सामने है। हमारे मध्य प्रदेश में हमको दोनों दिखते हैं, जो था और उससे थोड़ा आगे हम जाते हैं तो क्या हो सकता था। और दूसरा ये जो आपका हरित क्रांति का हमारे सामने ये रखा जा रहा है, और बड़ी तेजी से जो है ना ये हो रहा है। आदिवासी इलाके, पहाड़ी इलाके, वहां कपास लगा रहे हैं, वो कपास कभी आता ही नहीं है। अब वो कपास हो गया बीटी, वो बीटी 5 साल में एक बार आ गया। जैसे किसी की लॉटरी लग गई तो सबने सुना कि इसकी लॉटरी लग गई तो सब लॉटरी टिकट खरीदने चले गए। इस तरह से ये तो लॉटरी है, कभी आता है कभी नहीं आता, एक का आता है 10 बार नहीं आता है। तो और अभी ये बीटी के अलावा जो हमारे पारंपरिक या पुराने हाइब्रिड के कपास थे, बीटी ने उनको साफ कर दिया, क्योंकि जहां बीटी का आता है वो दूसरे किसी को उगना नहीं देता है। तो अभी अगर मैं चाहूं, मैं किसान हूं, मुझे लगता है, मैं चाहती हूं कि मैं बीटी कपास नहीं लगाऊं, तो मेरे पास विकल्प नहीं है, मुझे दूसरी कोई पकेगा ही नहीं। मगर यहाँ वो जेके और वाई1 में पता नहीं क्या क्या हमारे यहाँ बोलते हैं, मतलब वो शॉर्ट फॉर्म रहता है किसानी भाषा में, यहाँ पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, वो सब कम चाकरी, ज्यादा सुरक्षित, वो नहीं आ रहा। आपके पास विकल्प नहीं बचा। आज ये गिर साहब ने बोला कि पहले तो लोग आत्महत्या नहीं करते थे क्योंकि एक सामूहिकता थी। हमारे आदिवासी समाज में आज भी वो सामूहिकता थोड़ी बहुत है, इसीलिए आदिवासी आत्महत्या नहीं करते थे, ऐसा हम पिछले साल तक मानते थे, क्योंकि वो उठ के मजदूरी करने चला जाएगा लेकिन मरेगा नहीं। इस साल से हम आदिवासी आत्महत्या देख रहे हैं मध्य प्रदेश में। हरित क्रांति, कपास, सोयाबीन, आपके पंजाब में बिजली के बिल फ्री हैं, हमारे यहाँ बिजली बहुत महंगा है। बिजली विभाग का कंपनीकरण हुआ है, कंपनीकरण होता ही बहुत ज्यादा महंगा हो गया है और अनिश्चित हो गया है। बिजली माल बन गया है तो माल को रोकते हैं फिर छोड़ते हैं, उसका भाव इस तरह से होता है। यूरिया महंगा है, मतलब पूरी लागत आपकी बढ़ती जा रही है, बाजार में आपका कोई भाव है नहीं, भाव आपके हाथ में नहीं, भाव है कभी नहीं, आपके हाथ में नहीं। गन्ने के खेत लोगों ने जला दिए, क्योंकि काटने में भी काट के मतलब क्या करोगे आप, इतना भी जो ना उसमें वो नहीं है कि कटाई के पैसे निकाले, उसमें भाव ही नहीं। तो आप लोगों को मालूम होगा, याद होगा कि पिछले साल लोकसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में घोषणा किया कि हम सत्ता में आएंगे तो स्वामीनाथन कमीशन के जो वो था सिफारिश कि 24 फसलों पर पूरे लागत के ऊपर 50% जोड़ के हम भाव तय करेंगे, ये वादा। स्वामीनाथन कमीशन के अच्छी सिफारिश है, 2-3 जो भी है, वो तो किसी को याद नहीं है। शांता कुमार सिफारिश तो सबको याद है कि एफसीआई बंद करो और खरीदी बंद करो, वो तो रोज दिखता है। खैर, तो ये बीजेपी का वादा था, वो वादा तो दूर,
स्थिति यह है कि अभी बोनस बंद कर दिए, सरकारी खरीदी घटाई गई है, और इस मामले में किसान और मजदूर एक होने के बजाय ऐसी राजनीति चलाई गई है कि दोनों एक दूसरे को दुश्मन मान रहे हैं। बात काफी साफ है, सर खरीदी होगी, बड़े पैमाने पर खरीदी होगी तो मजदूर को सस्ता अनाज मिलेगा, लेकिन किसानों को खड़ा कर दिया गया है राशन व्यवस्था के खिलाफ, कम से कम हमारे मध्य प्रदेश में, ये बोलते हुए कि मजदूर आलसी हो रहे हैं, काम नहीं करेंगे, फ्री में राशन मिलेगा। हम जानते हैं कि हमारा सत्ता का चरित्र क्या है, हम जानते हैं कि ये पूंजीवादी साम्राज्यवादी ताकतों का एक नकाब और एक एजेंट है, हम समझते हैं इस चीज को, लेकिन और फिर हम कोशिश करते हैं, हमारी पूरी ये होती है कि हम ऐसे रास्ते निकालें जिसमें सरकार पर निर्भरता हमारी कम हो। लेकिन आज के ऐसी स्थिति में हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है बचा ये मानने के लिए कि सरकारी खरीदी प्रोक्योरमेंट बढ़ाई जाए, सिर्फ गेहूं और चावल तक नहीं, ज्वार, बाजरा, दलहन और तिलहन भी लिया जाए वाजिब दामों पर, और राशन व्यवस्था में ये पौष्टिक अनाज, जिसको मोटा अनाज कहते हैं, लेकिन ये मोटे अनाज पौष्टिक अनाज है जो झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आपके कर्नाटक में जो रागी खाते हैं, महाराष्ट्र, बहुत बड़ा जो अधिकांश जो हिस्सा है हिंदुस्तान का, उसको आज भी पौष्टिकता इन्हीं अनाजों से मिल रहा है, गेहूं चावल से नहीं मिल रहा है। वो ये राशन व्यवस्था, ये इसको खरीदा जाए, इन फसलों को खरीदा जाए ताकि किसान इनको लगाए और वो बांटा जाए राशन में ताकि मजदूरों को भी मिले। दलहन का तो आप जानते हैं, दलहन की खेती तो लगभग अभी बहुत घट गई है, बहुत संकट में है। हमारा दाल अमेरिका से आ रहा है, ब्राजील से आ रहा है, भगवान जाने कहां से आ रहा है, और दलहन का किसान को जाहिर है उसको भाव नहीं मिल रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में इस समय लगभग 200 रुपए किलो में, थोक में, ये अपने फुटकर में, आप दुकान में, किराना दुकान में 200 रुपए किलो में बिक रहा है। उस 200 रुपए में बिक रहा है, किसान को मिला ज्यादा से ज्यादा 90 रुपए। पूरी मार्जिन जो है लगभग 50% मार्जिन वो जा रहा है व्यापारी के पास, उसका भाव किसान को नहीं मिल रहा। तो ऐसी कौन सी नीतियां हो सकती हैं जिसमें भाव, मार्जिन, व्यापारी का भाव कम करके वो उसका फायदा किसानों तक मिल सके। दूसरा एक जो कारण है दालों के कीमत बढ़ने का, वो है ये फॉरवर्ड ट्रेडिंग, आपका ये कमोडिटी ट्रेडिंग जो कहते हैं, वायदा कारोबार, जो एक बाजार का नया हथकंडा है कि फसल पकने से पहले ही वो आपका फसल खरीदते हैं और उसको वो मतलब बेचते रहते हैं एक दूसरे से, उससे भाव बढ़ता है, किसान को कुछ नहीं मिलता है उसमें। तो वायदा कारोबार के कारण जो भाव बढ़ रहे हैं, वो अनाज खाने वाले को भी मतलब महंगा, महंगाई आप उसको देख रहे हैं, आपको महंगा पड़ रहा है अनाज खरीदने में, और उसका फायदा किसान को नहीं मिल रहा है। तो ये जो गैप है बीच में, जो बाजार में खेती में से अपना उलीच लिया, एक चीज और है, आप ये पे कमीशन का आपने सबको मालूम है कि अभी सरकारी कर्मचारी को सबसे कम, सबसे छोटा कर्मचारी चपरासी या जो भी है उसको मिलेगा 18,000 रुपए, सबसे बड़े को मिलेगा 2.5 लाख।
आपको मालूम है कि 18,000 रुपए यानी कि 2-2.25 लाख रुपए सालाना शुद्ध लाभ कितने किसान कमा पाते हैं अपने देश में? बहुत ही कम। आपको ये भी मालूम है कि आज जीडीपी की बात हो रही थी कि किसान 50% जो गांव में रहते हैं वो सिर्फ देश की कुल कमाई पर 14% का उनके पास है। उल्टा देखिए कि सर्विस सेक्टर के 15% लोग 60% कमाई पर काबिज है। 1% जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, बड़े कॉर्पोरेट घराने, 1% कॉर्पोरेट घराने 33% देश की कुल कमाई या जीडीपी पर काबिज है। 1% के पास 33% देश की कमाई है। किसानी क्षेत्र को देश का विकास जो नेहरू के जमाने से जो मॉडल बनाया गया होगा, आप खेत और गांव से उलीच के संसाधन, मेहनत, पूंजी आप उलीच के आप उद्योग और शहर खड़ा करेंगे। वो मॉडल से जब शुरू हुआ किसानी का संकट, वो मॉडल अभी भी चल रहा है। मतलब एक तरफ खेती का पूरा सेक्टर है, एक तरफ सर्विस सेक्टर है, एक तरफ औद्योगिक सेक्टर है। ये दोनों मिलाकर आप कॉर्पोरेट सेक्टर बोलिए, तो ये दोनों सेक्टर के बीच में जो भेदभाव है, हमारे उत्पादन की कीमत कम, उनके उत्पादन की कीमत ज्यादा, हमारे मेहनत की कीमत कम, उनके मेहनत की कीमत ज्यादा, इन सब सवालों पर भी हमको जानना चाहिए। समय कम है एक्चुअली, तो काफी सारे बातें थी। इंश्योरेंस की बात जैसे आई, एक उदाहरण के लिए सुखपाल जी ने बोला है कि सरकारी इंश्योरेंस कंपनी होनी चाहिए। मेरा थोड़ा उसमें ये निवेदन था, सरकारी इंश्योरेंस कंपनी थी अभी भी है, NAIS नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, वो पिछले साल 2014 में उसका शुद्ध लाभ 512 करोड़ था। देश के सबसे बड़े कंपनियों में से था। 500 से ऊपर लाभ वाले कंपनी को बड़े कंपनी मानते हैं, उसमें हमारी इंश्योरेंस कंपनी थी। 5 साल से देश में लगातार कहीं ना कहीं मतलब फसल बर्बाद हो रहा है, मौसम बदल रहा है, फसल बर्बाद हो रहा है, अति वृष्टि हो रही है, कम बारिश हो रही है, बेमौसम बारिश हो रही है, तो फसल बर्बाद हो रहा है। फिर भी किसानों की इंश्योरेंस कंपनी 512 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाती है। एक अनुमान लगाया गया है कि अभी उसने जो प्रीमियम इकट्ठा किया उसमें से 90% प्रॉफिट में गया, 10% मात्र उसने बंटवारा किया। तो ये तो कंपनीकरण जो है, जब मतलब या तो उद्योग द्वारा या तो वित्तीय व्यवस्थाओं द्वारा जो कॉर्पोरेट सेक्टर का खेती पर जो शिकंजा है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर नचा रही है खेती को, किसानों को, उसके बारे में हम उसको कैसे काटें? WTO वगैरह तो है ही, मैं नहीं जाऊंगी, तो बात तो काफी लंबी हो गई है। WTO में किस तरह से धोखा दिया गया, किस तरह से कुछ भी साइन करके आ गए कि हम प्रोक्योरमेंट ही बंद कर देंगे और आप जैसे कहो हम करेंगे। ये भी बात आ गई कि सब्सिडी कैसे दिया जाता है यूरोप के किसानों को, हमारे किसानों को बोला जाता है, मतलब इतना जो है सब्सिडी ऐसा देते हैं जैसे भीख दे, जबकि खेती एक राष्ट्रीय उत्पादन है, अर्थव्यवस्था की नींव है, उस पे निवेश करना कोई भीख नहीं है, वो आपका अर्थव्यवस्था का बुनियाद होना चाहिए। तो इस तरह से ये इन सब चीजों से हम कैसे निकलेंगे, और क्या ये हरित क्रांति वाली खेती से ही आगे इस रास्ते से जाने से हम क्या निकल पाएंगे? जिस हरित क्रांति कॉर्पोरेट सेक्टर द्वारा बनाई गई,
उसी के अंदर रहते हुए उसी के दायरे में ही हम घूमने से क्या हम इस चीज से निकल पाएंगे, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा जो हमारा सवाल है, ज्यादा समय 5 मिनट। देखिए, मैं एक आदिवासी संगठन में काम करती हूँ और हम को किसान नहीं मानते हैं और मजदूर नहीं मानते हैं, लेकिन हम किसान भी हैं, मजदूर भी हैं। तो किसान माने क्या? किसान माने टिकैत जी होंगे क्या? और अभी तक, मतलब मैं माफी चाह रही हूं, मैं उनसे वो कुछ यहाँ झगड़ा नहीं करना चाह रही, लेकिन बात यह है कि बड़े किसानों के सवाल किसान आंदोलनों पर आज तक हावी हुए हैं। वो कुछ सवाल ऐसे हैं जो पूरे सब पर प्रभावित करते हैं, मजदूर हो, छोटे किसान हो, तो वो ठीक है, लेकिन वो पूरी आवाज बड़े किसानों के सोच, बड़े किसानों के हितों के माध्यम से हमारे सामने आती है। तो हमारे आदिवासी किसान 1 एकड़ 2 एकड़ सूखी खेती, वो भी किसान है। वो अपने आप को किसान मानते हैं इसलिए नहीं क्योंकि उसको किसानी से पैदावार, उसको मुश्किल से 2 महीने या 3 महीने उसका पेट भरता है, मुश्किल से, अगर फसल अच्छी हो। आज की स्थिति में पूरी निर्भरता मजदूरी पर है। मजदूरी पर निर्भरता रोज बढ़ रही है। एक समय जो समाज स्वावलंबी अपना राज चलाते थे, वो धीरे धीरे बने किसान, किसान से बने अभी मजदूर। पर वो अपने आप को मजदूर नहीं मानते, वो अपने आप को किसान मानते हैं, क्योंकि इनके सोच में वो ये है कि हम आजाद, ये मेरी खेत, इस पे मैं मालिक। ये दलित और आदिवासी समाज के ऊपर आज जो एक हमला है, जो आपातकालीन स्थिति है, वो कुछ ऐसा है जैसे आप सोचो कि सीरिया या इराक की स्थिति, एक अदृश्य युद्ध, एक अदृश्य विस्थापन पूरे हिंदुस्तान में चल रहा, मात्र मध्य प्रदेश से। बस्तर के आदिवासी जम्मू एंड कश्मीर में, मध्य प्रदेश के आदिवासी हैदराबाद और बेंगलोर और चेन्नई में, बिहार के तो बहुत पहले से ही, बिहार के अलावा हर जगह है पूरे हिंदुस्तान में। ये जो छोटे किसान और जो मजदूर, सीमांत किसान, छोटे किसान और मजदूर जो अपने घर से उजाड़े गए हैं इन आर्थिक नीतियों के कारण, और उसमें ऐसे भी आदिवासी हैं जो पिछले, आप समझ लीजिए कि इसी पीढ़ी में या कुछ ही साल पहले अपने जिले के मुख्यालय देखे, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं थी, उनका एक अपना एक दुनिया था, उसमें उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। एक ही पीढ़ी के अंदर वो परिवार उठा के फेंके गए हैं तमिलनाडु के किसी भी फैक्ट्री में, जहां वो बंधुआ मजदूरी के काम के स्थिति में रहते हैं, उनको बंद करके रखा जाता है, बिल्कुल जेल जैसे। एक साबुन, इतना तेल, इतना भोजन, उठो, काम करो, वापस जाओ, ताला। 16-16 घंटे। ये स्थिति, ये किसानों की स्थिति है। ये मजदूर, किसानों को जिस तरह से मजदूर बनाया जा रहा है, और जो लोग अपने आसपास के इलाके में मजदूरी करने जाते थे, वो पहुंच रहे हैं ऐसे बर्बर और खौफनाक व्यवस्था में। ओडिशा के 2 मजदूरों के हाथ काटे गए पिछले साल, शायद आप लोगों को इस बात की खबर भी नहीं है। एक आदिवासी था, एक दलित था, गांव में पैदावार नहीं है, वो ठेकेदार उनको ले जा रहे थे, उन्होंने
बोला हमको वहां नहीं जाना है, हमको ईट भट्टे में नहीं जाना, ईट भट्टे में बहुत मुश्किल होता है। आपने बोला कि आप हमको कहीं और ले जा रहे हो, अब आप हमको ठग के वहां ले जा रहे हो। ठेकेदार ने बोला हम जैसे करेंगे आप करोगे। उनको हाथ काट दिए और हाथ काट के उनको वापस भेज दिए। सबके लिए सबूत, हजारों की संख्या से जो उड़ीसा से आदिवासी दलित मजदूरी के लिए निकलते हैं, उन सब के लिए ये अब देखो तुम्हारा भी ये हाल होगा अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी। ऐसी परिस्थिति में रह रहे हैं। तो मेरा कहना है कि किसानों का सवाल मात्र किसान खेत तक सीमित नहीं है। किसानों का सवाल असंगठित क्षेत्र की मजदूरी और बहुत खौफनाक हालतों में मजदूरी जो करना पड़ता है, जो पूंजीवाद का एक असर है जो हम लोगों को दिखता नहीं है, ये यहां तक हमको खींच के ले जाना है सवाल। और यहां तक हमको एक आंदोलन करना है असंगठित मजदूर, असंगठित क्षेत्र के मजदूर और किसानों का मिलकर, क्योंकि 80% आपके किसान, सुबह ने भी लोगों ने बोला 80 या 85% आपके किसान छोटे और सीमांत किसान हैं। 38% भूमिहीन है, वो भी किसान खेती करते हैं, उसके नाम की जमीन है, किसी और के खेत करते हैं, लेकिन वो किसान है। तो ये जो गांव के गांव खाली हो रहे हैं और एक जैसे एक वो खींच रहा है पूंजीवाद फैक्ट्रियों में, खदानों में, शहरों में किसानों को, और वो क्या हालात है और उन हालातों से लड़ने के लिए हमको कैसी खेती और कैसी नीतियों की जरूरत है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा उसके बारे में भी हमको सोचना चाहिए। और दूसरे सवाल तो ये सब जानते ही हैं, मैं सिर्फ उस पे क्योंकि इस पे चर्चा नहीं, मैं सिर्फ उसको एक छूंगी, और वो है विस्थापन का। जल जंगल जमीन जो जा रहा है कंपनियों के पास, वो हर जगह हो रहा है, लेकिन विस्थापन के आंदोलन अलग चल रहे हैं और ऐसे सब किसानों के सवाल अलग चल रहे हैं। ये भी एक विडंबना है, इनको हम कैसे इकट्ठे कर सकते हैं। एक सवाल आया कि हरित क्रांति का कोई विकल्प था क्या? एक विकल्प तो यही था, आप खेत 2 लाख हेक्टेयर जो आप ये बात हुई कि आपने खेत जो छीने हैं और पानी जो छीना है और जो जंगल जो छीना है वो नहीं छीनते आप खेती से, तो एक छोटा सा उससे भी हो जाता है ना। तो खैर कुछ और बातें हैं, एक समय हो गया। धन्यवाद। जल्दी नहीं करता था कि आपको हटाऊं, पर चाय ठंडी हो रही है, वो गिलासों में डाल दी गई है। पंजाब वाले बाद में पंजाबी बैठे रहें, गैर पंजाबी उठ जाए। आई एम पोजिंग ए क्वेश्चन बिफोर द ऑडियंस कि जब कोई क्रांति का गीत गा रहा है, आपको समझ आए ना आए, क्या सभी लोगों को आपस में नुक्कड़ पे बातचीत करनी चाहिए? शो डाला नहीं? बोलिए, मेरी बात आप फॉलो करें। कामरेड माधुरी ने अपना वक्तव्य रखा आपके सामने और मध्य प्रदेश को फोकस में रखने के बाद उन्होंने वहां के हालात, वहां की दिक्कतें, वहां की समस्याएं बखूबी आपके सामने सफलता से रखी हैं। हम उनको धन्यवाद देते हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं, हमारे बिहार से हमारे बीच पहुंचे हुए साथी कामरेड पार्था सरकार, एडिटर मजदूर पत्रकार, वो अपना वक्तव्य आपके सामने रखेंगे। इसके बाद दिल्ली से दीपांचन पहुंचे हैं, वो क्रांतिकारी नौजवान सभा के साथी हैं, वो अपना वक्तव्य रखेंगे भारतीय खेती के बदलते हालात और उसका विराट रूप,
उस कंटेक्स्ट में वो अपनी बात रखने का यत्न करेंगे। अभी कॉमरेड पाथा सरकार बात रखें 20-22 मिनट में, तो उसके बाद 20-25 मिनट हम उनसे इंटरेक्शन करेंगे, दोनों साथियों से, माधुरी से भी और पाथा सरकार से भी। जो साथी माधुरी के बोलने के बाद और पार्था जी के बोलने के बाद अपनी कोई बात, अपना कोई क्वेश्चन, प्रश्न या शंका रखनी चाहते हैं, वो लिख करके मंच पे साथी साहब सिंह बैठे हैं, वो अपनी बात रखेंगे। और हमारे बीच में हमारे मित्र जो प्रोफेसर हैं पटियाला में, अजैब सिंह, वो भी अगले सेशन में अपनी बात रखेंगे, क्योंकि उस सेशन में दीपांजन के बाद कॉमरेड अमित ने एक शॉर्ट में पेपर रखना है, जो कॉमरेड बालाचंद्रा, ऑल इंडिया किसान मजदूर सभा, जो देश स्तरीय राष्ट्रीय स्तर की मजदूर किसान ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने एक पेपर भेजा, पर अचानक उनका एक्सीडेंट होने के कारण वो हमारे बीच में शामिल नहीं हो सके। साथी अमित ANS से हैं, वो ब्रीफ में उनका पेपर हमारे साथ साझा करेंगे। और उसके बाद कॉमरेड अमित कुमार, और इस बीच प्रोफेसर अजैब सिंह 10-12 मिनट के लिए अपनी बात आपसे साझा करेंगे। मैं निवेदन करूंगा कॉमरेड पार्था सरकार, एडिटर मजदूर पत्रकार, 20-22 मिनट के लिए अपनी बात रखेंगे। कॉमरेड पार्था सरकार। मेरा क्रांतिकारी अभिनंदन। कृषि संकट पर अभी आपने बहुत सारी बातें सुनी। मैं टी टाइम के टाइम बात कर रहा था कुछ लोगों से, और बहुत सारी चीजें रिपीटेटिव होते जा रही हैं, दोहराई जा रही हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि बहुत सारी बातें जो इसमें है उसे, और जो बोल दिया गया उसे मैं नहीं दोहराऊं। कृषि संकट की पृष्ठभूमि हमारे पेपर में, ये लिखित पेपर है, हमने कृषि संकट शास्त्र जो वर्तमान संकट है उसकी पृष्ठभूमि में उन बदलावों को चिन्हित करने की कोशिश की है जिसने आज के दौर में इस गंभीर कृषि संकट को जन्म दिया। एक बात जो आ रही थी हरित क्रांति के बारे में कि हरित क्रांति होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, नहीं होता तो क्या होता। साथियों, इसके लिए थोड़ा हमें भारत में जो की कृषि में जो पूंजीवादी रूपांतरण हुआ है, जिस रास्ते से हुआ है, उसके बारे में थोड़ा अपनी बात रखना चाहेंगे कि भारत में पूंजीवादी रूपांतरण पूंजीपति जमींदार रास्ते से हुआ है, बुर्जुआ लैंडलॉर्ड पाथ से हुआ है, यानी बहुत धीमी गति से, बहुत क्रमिक गति से हुआ है। और यह जो है, यह बदलाव बहुत विमंदित यानी रिटार्डेड कैपिटलिस्ट ग्रोथ लाता है, और इसमें जो सामंती संबंध है उनको बहुत धीरे धीरे चटकाया जाता है, और कुछ को रिमॉडल भी किया जाता है अलॉन्ग बुर्जुआ लाइंस। तो ऐसी स्थिति में जहां इस तरह का पूंजीवादी रूपांतरण हो रहा था और जो विमंदित ग्रोथ ही ला सकता था, और जहां पर जो एक दूसरा पाथ था वो था किसान जो रास्ता हो सकता था, जो जमीन जोतने वालों का रास्ता होता। एक बात यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जमीन जोतने वालों के सेंस में जो आम सेंस क्लासिकल लिटरेचर में, हम लोगों के मार्क्सवादी लिटरेचर में लिया गया है, वह है कि जमीन का आम पुनर्वितरण, जमीन का जनरल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। यह नहीं कि जो आप हमारे यहाँ जो बदलाव आए, जिस तरह के बदलाव आए, वह सीलिंग सरप्लस लैंड की बात हो, और जिस टेनेंसी रिफॉर्म्स हो, और जमींदारी एबॉलिशन एक्ट्स हो, ये जितने रिफॉर्म्स आए हैं, ये पक्ष में ये पूरी तरह से टेलर्ड थे कि वैसा स्टेट ला रहा था जो कि बुर्जुआ लैंडलॉर्ड स्टेट था।
उसमें जो जिसके पक्ष में रिफॉर्म हो रहा था वो लैंडलॉर्ड्स के पक्ष में हो रहा था, और एक वैसा सेक्शन जो कि लड़ रहा था लैंड के लिए और जो भिन्न भिन्न जगह भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता था। जैसे जमींदारी इलाके में हम लोगों के बिहार में ज्येष्ठ रैयत कहते थे और जेठ रैयत, अपभ्रंश है जेठ रैयत, तो इनको ज्यादा लैंड मिला और इस तरह के बदलाव आए और इन्हीं के पास संसाधन भी गए। इनका पूरा स्ट्रैंगल होल्ड, पूरा कब्जा रहा संसाधनों पर, और यह बहुत अंतर लाता है अगर जमीन का बंटवारा हो गया रहता आम पुनर्वितरण से। तो यह जो फर्क लाया, तो इसमें परिस्थितियां बहुत गंभीर हुई, और जिस गंभीर परिस्थिति में केवल यह नहीं था कि फूड प्रोडक्शन बढ़ाना था, वो तो एक फैक्टर था क्योंकि उस टाइम के क्राइसिस को, which was also an agrarian crisis, को एड्रेस करने के लिए था। यह इसलिए भी था पूरे वर्ल्ड पैमाने पर कि लाल क्रांति को रोकने के लिए हरित क्रांति की बात की गई थी, वह भी एक फैक्टर था। तो हरित क्रांति उस फेज में आया और वह ओपनली कहता था कि माने हम लोगों को वी आर नॉट टू स्प्रेड आवर रिसोर्सेज थिन, कि हम अपने उस जगह कंसंट्रेट करें जहां पर रिसोर्स फुल फार्मर्स हैं, जहां पर रिसोर्सेज को एक जगह कंसंट्रेट करें, एंड डेफिनेटली जो पुअर सेक्शंस थे, जो कि डिप्राइव्ड सेक्शंस थे, जो कि टॉयलिंग पेजेंट्स थे, उनके पास इतना संसाधन नहीं था कि वो हरित क्रांति के तकनीक का रैशनल प्रयोग करें, तार्किक प्रयोग करें, ऑप्टिमल प्रयोग करें। तो यह परिस्थितियां बन रही थी, एक परिस्थिति बना जिसमें यह बात है कि जिन चीजों पर, क्योंकि हरित क्रांति से प्रोडक्शन बढ़ा, जिस तरह के बीज आए, हाई यील्डिंग वैरायटी बीज आए, पूरा तकनीक फर्टिलाइजर और ग्राउंड वाटर का यूज और फिर पेस्टिसाइड्स का यूज, ये पूरा चीज जो हुआ उसको दूसरे किसान भी अपनाए। उनके लिए सांप छछूंदर की स्थिति थी, न निगलते बनता था न छोड़ते बनता था। अगर वो आगे नहीं उस चीज को करते तो वो उनकी खेती पिछड़ते जाती, बदतर होते जाती, जो देय परिस्थितियां उसमें। तो उन्होंने भी अपनाया और सभी कहीं ना कहीं से मार्केट के अंतर्गत आने लगे, क्योंकि सारी चीजों को मार्केट से लाना पड़ता था। फिर मार्केट के अंतर्गत, मार्केट के डिमांड्स के अंदर आए। और एमएसपी की हम लोग बहुत बात करते हैं। कॉमरेड ने कहा कि अभी हमारे पहले मध्य प्रदेश की कॉमरेड बताएं कि किस तरह से जो मोटे अनाज हैं वो खत्म हुए। तो मोटे अनाजों को खत्म करने में ग्रीन रेवोल्यूशन का बहुत बड़ा हाथ रहा। जेनेटिक डाइवर्सिटी को खत्म करने में बहुत बड़ा हाथ रहा। मोटे अनाज में आज तो आप जाएंगे तो बिहार में एक पर्व होता है जितिया, जिसमें मरुआ कहते हैं, रागी, इन्होंने रागी का नाम दिया था। तो मुझे याद आया कि रागी अब वो ढूंढे नहीं मिलता है, इतना कॉस्टली है। जब आम लोग उसको खाते थे, आसानी से उगाते थे, खाते थे। आज वो पिछली बार हो रहा था तो एक कॉमरेड की माँ कही कि मुझे नहीं मिल रहा है, तो दूसरे ने कहा कि अरे मॉल में मिल जाएगा, और सचमुच वो मॉल में मिला। तो यह परिस्थिति आ गई। तो अब वो आप आशीर्वाद आटा जो है वो 5 तरह का मिलाकर देता है, वो तो चीजें हैं। तो यह हुआ। तो ये एमएसपी का रोल, दाल की बात हो रही थी, पल्सेस के प्रोडक्शन को भी इफेक्ट किया, और हमारे खान पान के तरीके बदल गए। हम गेहूं खाने लगे जहां चावल खाने वाले लोग थे। बिहार के बड़े इलाके में, बंगाल में, वो लोग रोटी खाने लगे, रोटी खाना नहीं जानते थे। और खन्ना जी चावल उगाने लगे जो रोटी खाते हैं। तो ये जो है, इससे ये था कि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस उस खेती के लिए नहीं बने थे, उसमें उस खेती को थोप दिया गया। इसमें एमएसपी का बड़ा रोल रहा। ये प्राइस इंसेंटिव का रोल था, और ये इंट्रोडक्शन था टू कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर, जो कि प्राइस के इंसेंटिव पर डिपेंड करता है। ये भले स्टेट प्रोटेक्शन के अंतर्गत लगता था, बहुत सुंदर बात लगती है, हम लोग बार बार बोलते हैं एमएसपी, लेकिन एमएसपी ने जो कहर ढाए हैं हमारे पूरे कृषि पर, इस पर हम लोगों को थोड़ा एक सर्वांगीण दृष्टि रखना चाहिए।
दूसरी बात जो है वो एक बहुत बड़ी बात आई है, जो वायबिलिटी ऑफ फार्मिंग, जो फार्मिंग की कृषि की व्यवहार्यता को इफेक्ट किया है, वो है कि ग्रीन रेवोल्यूशन और जो पूंजीवादी खेती को धकेलने का काम किया आगे, उसने प्राइवेट प्रॉपर्टी रिलेशनशिप्स को और डीपन किया। और आप देखते हैं कि जो जॉइंट फैमिलीज चलते थे उनमें बंटवारा होने लगा, वो उस खेती का रिजल्ट था, उसमें बंटवारा होने लगा। और कंसिक्वेंट फ्रैगमेंटेशन ऑफ जो लैंड आज आप देख रहे हैं, लगता है कि फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड तो कैपिटलिज्म का कुछ इससे लेना देना नहीं है, तो ऐसे ही लोग बंट रहे हैं। अरे भाई, किसी प्रॉपर्टी रिलेशनशिप के अंतर्गत ये बंट रहे हैं। और पुराना जो प्रोफेसर गिल ने भी कहा कि वो पूरा ना कम्युनिटी का नहीं रह गया, जो पूरा कम्युनिटी फीलिंग था वो टूटा। तो हम देख सकते हैं कि इसमें भी परिवार टूटे, तो फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड का, तो यह भी वायबिलिटी को इफेक्ट किया। और यह सीधे सीधी जो जिस तरह की हम लोग खेती कर रहे थे उसको इफेक्ट किया। जल संसाधनों का ज्यादा उपयोग, बेजा उपयोग और मिट्टी का अतिशोषण, ये सारी बातें हम लोगों ने की है, हमारे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने किया है। और यह पर्यावरण के संतुलन को इफेक्ट किया, जिससे कॉस्ट बढ़े। और ये सारा चीज दे वर एडिंग अप टू दिस एग्रेरियन क्राइसिस, जो कि न्यू लिबरल इसमें आया। तो मैं इसलिए जो रिफॉर्म्स है उसकी भी बात किया कि एक इम्पोर्टेंट चीज है कि हम लोग हाथ करते रहते हैं लैंड रिफॉर्म में, तो हमें इस पर सोचना होगा कि लैंड को किस तरह का रिफॉर्म चाहिए था। क्या हम वही पुरानी चीजें अपना बोलते रहेंगे जो हम लोगों ने करता आया है और जो हमको स्टेट ने करवाया है, हम इम्प्लीमेंट करते आए हैं, लेकिन आज की परिस्थिति में हमको समझना पड़ेगा। ग्रीन रेवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा यह परिणाम था कि, और जो कि बिहार में बहुत दिखाई पड़ता है, वो है कि विलेज कॉमन्स, जैसे प्राइवेट जो है इंसेंटिव हुआ, प्राइवेट प्रॉपर्टी रिलेशनशिप्स डिपेंड हुए, तो विलेज कॉमन्स व इंक्रोच करता, उनका अतिक्रमण होने लगा। और जब उनका विलेज कॉमन्स का अतिक्रमण होने लगा, यहाँ तक की परंपरा और कम्युनिटियों के टूटने से, जो परंपरा से चले आ रहे थे, परंपरागत जल छाजन के वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स थे, वहां आहर पाइन कहा जाता है, जो कि सूखे के दौर में बहुत बड़ा राहत का काम करते थे। सूखे के इंटेंसिटी को घटाते थे, उसकी तीव्रता को घटाते थे, तो वो डिसयूज में पड़ गए, वो खत्म होने लगे, उनका भी इंक्रोचमेंट हुआ। तो एक तो सूखा का इंटेंसिटी बढ़ा उसके चलते, और फिर वो ऐड करता है कि अगर ड्राउट कंडीशंस होगा तो कितनी बुरी स्थिति होगी और जमीन से उजड़ने की प्रक्रिया होगी, खेती के अनवायबिलिटी की बात आएगी। दूसरी बात जो हुआ विलेज कॉमन्स के हटने से, कि चारागाह खत्म हुए और चारा से मवेशी को पालने के लिए लोगों को मार्केट पर जाना पड़ा, जो कि कॉस्टली हुआ। एक समय में बिहार और ये पूरी तरह से गांव के गरीबों की स्थिति को दूभर बनाया, क्योंकि वो बहुत बड़े पैमाने पर उस पर निर्भर थे, विलेज कॉमन्स पर निर्भर करते थे। और मवेशी पालन भी कर लेते थे तो कुछ हद तक वो रह लेते थे। अब क्या हुआ कि मवेशी पालन भी मुश्किल हो गया, फॉडर मिलना मुश्किल हो गया, चारा मिलना मुश्किल हो गया। हालांकि 80 के दशक में अगर देखेंगे तो मवेशी के पालन से लोग बड़े पैमाने पर जो अपने बॉन्डेज से, अपने बंधुआगिरी से उनको मुक्ति मिली थी। और वह फिर ऐसी स्थिति में पहुंच गया, जैसे जैसे चारागाह खत्म होते गए, चारा खत्म होते गए, उनको डिपेंड करना पड़ा मार्केट कॉस्टलियर होते गया, तो वो उसको सस्टेन नहीं कर पाए। यह बात हमको उस समय के लिए समझना चाहिए जब हम आकर फिर बात करते हैं उस समय की जब नव उदारवादी नीतियां आती हैं। लेकिन हम जब भी नव उदारवादी नीतियों की बात करेंगे तो हम केवल नीतियों की बात नहीं करेंगे, हम तय परिस्थिति में जो उत्पादन संबंध आए, जो पूंजीवादी उत्पादन संबंध आए, जो प्राइस इंसेंटिव पर, प्राइस सिग्नल्स पर खेती को बढ़ावा दिया गया,
जो कमोडिटी मनी रिलेशनशिप्स में खिंचा के पूरा गांव आया, सभी किसान आए और जो खाल बाकी वो ना छोड़ सकते थे ना उसको इस्तेमाल में ला सकते थे ठीक से, क्योंकि उनको कमोडिटी प्रोड्यूसर बना दिया गया लेकिन रिसोर्सेज उस तरह से नहीं। और यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि यह जो है इसमें एक स्पॉन्टेनिटी का प्रोसेस था, एक स्वतः स्फूर्ता थी जिसको स्टेट बहुत इंसेंटिव देके बढ़ा रहे थे। इसमें इट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम वेस्ट कमर्शियलाइजेशन जो है जबरन व्यवसायीकरण, जिसको अमिया बागची जो नामी इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने कहा है कि जो कॉलोनियल टाइम्स के बारे में कहे हैं कि वो उससे काफी ये फर्क था। तो लोग रिस्पॉन्ड कर रहे थे प्राइस इसमें, और कितना फर्क पड़ता है मैं आपको जब बाद के दिन में खेती में न्यू लिबरल पॉलिसीज का असर होना शुरू होता है, सब्सिडी विड्रॉ होते हैं, घटाए जाते हैं, विड्रॉ नहीं होते हैं पूरी तरह से, डी कंट्रोल ऑफ फर्टिलाइजर प्राइसेस होते हैं, और इस तरह से कई एक चीज, यूजर चार्जेस की बात होती है, पानी के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ फ्री है दूसरी जगह तो फ्री नहीं है उसके बारे में, तो सारा चीज मिलाकर जो है खेती को और महंगी बनाता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि प्राइस सिग्नल्स का कितना बड़ा रोल रहा। कॉटन में तो कॉटन का एक मोनोपोली प्रोक्योरमेंट स्कीम्स 1971 से महाराष्ट्र में इन प्लेस था। महाराष्ट्र के विदर्भ में बहुत सुइसाइड्स हुए हैं, एवरी वन ऑफ अस। तो उस समय यह बेस में था मेनली कॉटन मिल्स को रॉ मटेरियल सप्लाई करें और रेगुलरिटी से सप्लाई हो इसके लिए। उस बीच जो बढ़ा तो इसका रिजल्ट आते आते 1993 से में यह 26 लाख हेक्टेयर के करीब जमीन पर कपास की खेती होती थी, जो कि 97, 98, 97, 98 आते 32 लाख हेक्टेयर हो गया, 32 लाख हेक्टेयर हो गया। आप देखेंगे आंध्र प्रदेश की बात तो उसमें भी उस तरह का एक इंक्रीज रहा, क्योंकि अच्छी कमाई हो जा रही थी। और जब प्राइस को ग्लोबलाइजेशन हुआ प्राइस का और जब भाव गिरे तब जो है स्थिति खराब हुई। दूसरी तरफ जो सूखा का प्रभाव रहा, आप जो WTO रेजिम में जाने के चलते आप जानते हैं क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस हटे, लगता है 30 से 5% के करीब, यस, फ्रॉम 35 to 5% जो है कस्टम्स ड्यूटी कर दिए गए, तो कॉटन प्राइसिंग अफेक्टेड पूरी तरह। दूसरी तरफ किसान रिस्पॉन्ड करके अपना खेती बढ़ा दिए थे, लेकिन इसके साथ साथ जब ड्रॉट कंडीशंस आया तो विदर्भ में बहुत बुरी स्थिति हुई। आंध्र प्रदेश में प्राइस इंसेंटिव से बढ़ा, जब खराब कंडीशंस आया तो फिर बहुत बुरी स्थिति हुई। तो हम देख सकते हैं कि मार्केट, द डेप्रिडेशंस ऑफ द मार्केट कितना विनाशकारी काम कर रहा है, और देयर इज अ स्पॉन्टेनिटी टू इट, और स्टेट का काम है इस चीज को कितना एक्सेलरेट करता है, कितना विमंदित करता है, कितना पीछे हटाता है, बट यह प्रोसेस चल रहा है। तो हमको इस बैकग्राउंड में चीज को देखना है और इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है कि हम जब बात करते हैं कृषि संकट की तो लगता है हमारे पास काफी नुस्खे रहते हैं, सबके पास, हम लोग के पास फॉर्मूला रहता है, ये रिफॉर्म हो जाए वो रिफॉर्म हो जाए तो कुछ रिजल्ट्स आएंगे। तो रिफॉर्म्स होने में एक ब्रॉड सेक्शन ऑफ द लेफ्ट जो है, स्पेशली ऑफिशियल लेफ्ट जो है, वो तो हार्क बैक करता है, वो पुराने समयों को दिखाना चाहता है कि प्रोटेक्शन दे दो, प्रोटेक्शन दे दो, लेकिन परिस्थिति जो है समग्र रूप से ऐसी बनी है, यह नहीं कि पुराना टाइम कोई बहुत गोल्डन टाइम्स था। हाँ, चीजों के बनने में टाइम लग रहा था, कुछ देर तक प्रॉस्पेरिटी आया, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन भी जो है वह अपने सीमाओं पर आ रहा था और ये सब रिकॉग्नाइज कर रहे थे। और जिस तरह का पर्यावरण का नाश हो रहा था, और डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की बात हम लोग कर रहे थे,
तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहना पड़ा कि द ग्रीन रेवोल्यूशन हैज टर्न इनटू अ ग्रीन रेवोल्यूशन, यह लोक क्रांति हो गया है। इतना अतिशोषण, इतनी बुरी स्थिति। और तब भी क्या परिस्थिति थी, तब भी लोग का यही कहना है, ऑफिशियल क्वार्टर से, सरकार की तरफ से बातें क्या आ रही थी, सरकार की तरफ से बातें आ रही थी कि एग्रीकल्चर ग्रोथ को पुश किया जाए। नेशनल कमीशन ऑफ वर्कर फार्मर्स जो है हेडेड बाय एम एस स्वामीनाथन है, उसकी बात बहुत हुई है पिछले सेशन में। तो उन्होंने पूरे रिपोर्ट में यह कहा है कि एग्रीकल्चर ग्रोथ बढ़ाया जाए तो फार्मर्स की स्थिति ठीक होगी, फार्मिंग की स्थिति ठीक होगी। ऑन द अदर हैंड जो है वो इसके लिए भी मैं कोटेशन पढ़ रहा हूं, वो कहते हैं इसलिए अब समय आ गया है जबकि हमें मात्र उत्पादन की बजाय राष्ट्र को खाना खिलाने वाले पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक कल्याण पर अधिक ध्यान देना चाहिए। यह स्पष्ट है कि मानव आयाम कृषि संबंधी नीतियों का मुख्य निर्धारक होना चाहिए और न कि भौतिक दृष्टि से मात्र उत्पादन। इस नीति का उद्देश्य ऐसी अभिवृत्तियों और कार्रवाई को बढ़ावा देना है जिसके फलस्वरूप किसान परिवारों की वास्तविक आय की दृष्टि से कृषि प्रगति को आंका जाए, न कि उत्पादित मिलियन टन कृषि जिन्सों की दृष्टि से, जिससे आंकड़ों की बजाय वास्तविकता को सामने रखना। लेकिन बात तो यह है, हकीकत यह है कि जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो ऑल सेक्शंस ऑफ द प्रेजेंटेड डू नॉट नेसेसरीली गेन। उनमें वो जो है डिफरेंशिएशन का, और यह हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम से देखे, उसका होमोजेनिटी लूज हुआ, डिफरेंशिएशन का एक जो है समय चला और डीपन हुआ डिफरेंशिएशन, जो विभेदीकरण है किसानों में, एक तरफ रिच पेजेंट और एक पूरा जो क्लास लगता था, जो सेक्शन लगता था, जो लड़ाई में एक साथ जा सकता था, वो लूज किया। वो आज के दिन में संकट के रिस्पांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसको रिकॉग्नाइज करें, कि हम उसका संज्ञान। तो यह परिस्थिति जब मेहनतकश किसानों को ढकेल रही है, तब हम उन पूंजीवादी संबंधों की बात करना चाहिए, उस राजनीतिक अर्थशास्त्र की बात करना चाहिए जो किसानों की स्थिति को खराब कर रहा है। अब मैं थोड़ा अभी कृषक परिवारों की स्थिति मूल्यांकन सर्वेक्षण हुआ था, सिचुएशन असेसमेंट ऑफ फार्मिंग हाउसहोल्ड्स, वो एनएसएसओ ने किया था, आपका शीर्ष सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, उसने किया था। यह 70th राउंड कहलाता है और इसमें जो रिजल्ट्स निकलते हैं वो आप देखेंगे कितना क्लास चेंजेस दिखाता है। जो पूरा मैंने डिफरेंशिएशन की बात कहा, तो क्लास चेंजेस दिखाता है। वो दिखाता है कि ग्रामीण भारत में जो है कुल ग्रामीण, एक टेबल है, कुल ग्रामीण परिवारों में कृषक परिवारों की संख्या, कृषक परिवार का इसने काफी ब्रॉड, काफी व्यापक परिभाषा लिया है। और वो परिभाषा है कि किसी भी कृषि पदार्थ जो है उसके बिकवाली से या लाइफ स्टॉक से या किसी चीज से अगर 3,000 रुपए से ज्यादा नहीं का प्रोडक्शन, बिकवाली नहीं का प्रोडक्शन का उत्पादन अगर 3,000 रुपए से ज्यादा का है तो वो कृषक परिवार का। तो ऐसी स्थिति में भी जब इतना ब्रॉड डेफिनेशन ले रहे हैं, तब भी 57.8 37.8% जो है ऑफ फार्मिंग हाउसहोल्ड्स ही केवल फार्मिंग हाउसहोल्ड्स हैं रूरल इंडिया में। रूरल इंडिया में ऑफ द होल वो फ्रॉम अ हाई, राजस्थान का कुछ ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बिहार का है 50.5% ऑफ हाउसहोल्ड्स जो है फार्मिंग हाउसहोल्ड्स है रूरल एरिया में। दैट मीन्स कि नॉन रूरल काम लोग लगे हुए हैं, लोग उस पर निर्भर हैं। और ये मैं बताऊं, मैं जिस ग्रामीण इलाकों में जिस संगठन के साथ काम करता हूं, जो जिस जनसंगठन है, जो जनसंगठन है हम लोग से जुड़े हुए, उस जनसंगठन का नाम है ग्रामीण मजदूर यूनियन। उसका नाम हुआ करता था खेती और मजदूर यूनियन। लेकिन हम लोगों ने
जो एक्सपीरियंस किया, ये फिगर्स हमारे पास तो थे नहीं, हम तो जो एक्सपीरियंस किए तो लगा नहीं कि गांव में रहने वाले मजदूर गैर कृषि कामों में बहुत बड़े पैमाने पर लगे हुए हैं। तो हमने अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाया ग्रामीण मजदूरी, तो यह बदलाव आया है। आप देख सकते हैं कि आय के मुख्य स्रोत के हिसाब से इसी दौर का ये 7th राउंड है, जो कि 14 में रिजल्ट इसका दिया गया है। तो आय के मुख्य स्रोत के हिसाब से जो है खेती पर तो जो किसान परिवार है वो 63.4 है, 63.4 केवल है, बाकी दूसरा काम करते हैं। तो जो सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस आया उसका फिगर्स भी दिखाता है कि वेज वर्कर वर्क जो है ज्यादा हो गया है। वो लिखता है कि ग्रामीण परिवारों की संख्या 17.91 करोड़ है, जिनमें से केवल 5.39 करोड़ परिवारों की आमदनी का मुख्य स्रोत खेती है। तो यह परिस्थिति बनती है, क्लास चेंजेस को दिखाता है, और किस तरह से इस क्लास चेंजेस के साथ हम जाएंगे कृषि संकट को हल करने में, किस पॉलिटिकल इकोनॉमी के तहत जाएंगे हम। एस्टैब्लिश पॉलिटिकल इकोनॉमी है तो क्या बदलेंगे। मैं सुचा सिंह गिल की 2 बातों पर जोर मारूंगा कि उन्होंने जो कहा कि वो क्यों नहीं पेजेंट मूवमेंट हो रहे बड़े आकार की। ललिता जी ने भी कहा था कि पेजेंट मूवमेंट्स बड़े आकार की नहीं हो रहे हैं, हालांकि उन्होंने एक कारण बताया कि वो कम्युनिटी टूट गया है, एंड दैट इज इम्पोर्टेंट। और दूसरी बात है जो जिस तरह की बातें आई वो है कि पेजेंट ले लें कल्टीवेशन, प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग, यह एक उन्होंने सुझाया। तो मुझे लगता है दिस मर्जेस इनटू द रिक्वायरमेंट ऑफ सोशलाइजेशन, कि हम सोशलिज्म, हम समाजवाद की बात करें, मुख्य बात करें, रिफॉर्म्स के लिए हम लोग जरूर लड़े, लेकिन पर्सपेक्टिव में इसको सामने रखें कि बिना समाजवादी लोग की, कई लोगों ने कहा कलेक्टिवाइजेशन की बात हुई, कोऑपरेटिव की बात हुई, उन्होंने भी कहा, और इनका हम अगर पूंजीवादी उत्पादन संबंधों के बीच में करेंगे तो वही होगा जो हुआ है। हमें चेंज करना है और उस तरह का समाज बनाना है जहां पर हम इन क्लास चेंजेस को दृष्टि में रखें, और यह हम लोग रोना छोड़ दें कि उत्तम खेती, मध्यम बान, नीच चाकरी, भीख निदान उलट गया है। चाकरी को उत्तम माना जाए, हम लोग कम्युनिस्ट हैं। मजदूर वर्ग की बात, मजदूर वर्ग के नेतृत्व में क्रांति की बात की जाए, मजदूर वर्ग के नेतृत्व में ही रिफॉर्म्स के लिए लड़ाई की बात की जाए, और कृषि के क्षेत्र में भी अब इनकम जो है वह ज्यादा वेज लेबर से आ रहा है, इसको रिकग्नाइज करें और तद अनुरूप हम लोग जो है अपनी मांगे बनाएं और अपना कार्यक्रम तय करें। समय पूरा हो गया है, तो इसके साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कॉमरेड पार्था सरकार, जो साथी बिहार से जिन्होंने अपनी बात रखी है। इस दौरान साहब सिंह और आपके बीच में आएंगे गुरजिंदर। जिस किसी साथी ने कोई सवाल रखना है वो सवाल चेक पे लिख के एक वॉलंटियर साथी बड़े बुला रहे हैं, इस सवाल को सीधे हमें साइड पर भेज सकते हो। साथियों, हमारे बीच में कॉमरेड महेश त्यागी हैं, जो अध्यक्ष हैं किसान संगठन पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की समस्याओं पर कुछ बातचीत रखना चाहते हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कल के दौर में उनको हम समय देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए वो इंतजार करें कृपया, क्योंकि हमारा शेड्यूल जो तय है उसमें भी हम पछड़े हुए। प्यारे साथियों, कुछ सवाल आए हैं, वो सवाल मैं पहले पार्था जी के लिए, use code MSP or not? As you stated, seems you are not in favor of MSP. Why?
प्लीज एक्सप्लेन। साथियों इधर मोबाइल के इस तरफ एक दो बार मोबाइल बजाया, मैं छीन लूंगा उनसे। ओके, पार्था जी से एक सवाल है, व्हाट इज द रोल ऑफ अर्लियर फ्यूडल लॉर्ड इन रूरल बिहार? How do you see the nexus between these forces and corporate forces? How do you see the nexus between these forces and corporate forces? Comrade Partha के लिए एक सवाल है, Comrade, when it comes to concrete political organizing in rural areas, there can be two approaches. One is left politics, other is right politics. So when a left organization works in rural areas, what should be its priority? It should organize the peasantry or the agricultural laborer, and what will be its concrete demands? हाँ, अजीत ने भेजा सवाल। एक सवाल है ये माधुरी जी के लिए है, आदिवासी समाज में अखिल भारतीय एजुकेशन पूरी पहुंचे ना, तो कैसे हम पीजन मूवमेंट के लिए तैयार करें और कैसे समझाएं? समझे? इससे समझिए। साथियों, to Comrade Madhuri, please provide some details about peasant worker Adivasi movement of Madhya Pradesh. What demand they are raising? कौन सी मांगे वो उठा रहे हैं? To Madhuri, kindly tell us a little bit as to some strategy which we can use to combat these crises. ये शीला जी हैं जिन्होंने ये सवाल रखा है, आपको सवाल मिल गए, समझ लिया आपको? तो सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा माधुरी से, अभी और सवाल है? तो कॉमरेड पार्था, with respect to the last position of what you were telling about the increase of share of wages in the agriculture income and working class leadership in the agrarian question. Understand? Okay. There has been some tendencies in Indian left movement which have argued that the pauperization and or proletarianization of peasantry is a natural historical process and the communists should not resist that process. How do you see this position? कि किसान धीरे धीरे प्रोलेटारी बन रहे हैं, ये एक प्राकृतिक कुदरती फिनोमेना है, क्या इसको चलने दिया जाए? ये एक ऐतिहासिक कुदरती फिनोमेना है, प्रक्रिया है। क्या कम्युनिस्टों को इस बात को रोकना चाहिए, इस प्रक्रिया को? आपकी क्या पोजीशन है? ब्लैक एंड व्हाइट में है, यू सपोर्ट एमएसपी नॉट? इसमें मेरी गलती थी शायद, मैं और थोड़ा ब्रीफ करता चीजों को। बिहार पर एक पूरा सेक्शन था, मैं नहीं बोल पाया, थोड़ा कंक्लूडिंग सेक्शन था, जिसमें जब आपके देश में मेजॉरिटी वेज वर्कर्स हो गए हैं, तो आप सवाल को इतना आसानी से नहीं कर सकते हैं कि ज्यादा दाम किसानों को दे दें और जो है इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, फिर क्या है कि पीडीएस का चीज दो इसको दे दें। तो यहाँ पर क्लास रिलेशंस की बात भी होगी और यह बात होगी कि रेम्युनरेटिव प्राइसेस से अगर वेज वर्कर्स सफर कर रहे हैं इन द शेप ऑफ हायर प्राइसेस, तो मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं।
एमएसपी का जहां तक बात है, एज सपोर्टिव मेजर्स इन मेनी केसेस, वो केस बाय केस सपोर्ट करने लायक हो सकता है, बट नॉट ब्लैंकेट। लेकिन मैं दूसरी बात कर रहा था, मैं बात कर रहा था कि अगर हम लोग एमएसपी तक ही अपने को लिमिटेड रखेंगे, एमएसपी की बात पर हार करेंगे, तो हमें जो वर्तमान कृषि संकट है, जो एमएसपी से होकर गुजरा है, वह सॉल्व नहीं हो सकता है। और मैं यह कह रहा था कि एमएसपी ने लोगों के खान पान से सब चीज बदल दिया और कई इरेशनैलिटी को लाया, और गवर्नमेंट एनकरेज और गवर्नमेंट सरकार द्वारा प्रेरित जो है, यह दामों का प्रलोभन था, यह मैं कह रहा था, जिससे किसान अपना खेती बदले। दूसरा सवाल मैं कहा कि मैं ब्याहत पर यह नहीं किया, आपने फ्यूडल लॉर्ड्स की ब्याहत भूमिका भाई, जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, एक तो स्टेट फार्मिंग में फ्यूडल लॉर्ड्स लगभग डिफाइंड हो गए हैं, मोस्ट ऑफ द एरियाज। चंपारण में कुछ बिग लैंडलॉर्ड्स हैं। चंपारण इज अ डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग नेपाल इन नॉर्थ बिहार, वहां पर कुछ है, बट मोस्ट ऑफ देम हैव बीन डिफाइंड जो है, और वो दूसरे तरह की मॉडर्न खेती कर रहे हैं। और कॉर्पोरेट से क्या रिलेशनशिप है, कॉर्पोरेट से पूरे खेती की जो रिलेशनशिप है वही हो सकती है, और कॉर्पोरेट्स लीड ही करेंगे किसी भी खेती के चीज को, क्योंकि वह लीडिंग क्लास है, पूरे स्टेट स्ट्रक्चर में लीड करते हैं। आप प्रायोरिटी किस क्लास को दीजिएगा, एग्रीकल्चर, लेबर और पेजेंट्री को? हमारा जो, ये तो प्रैक्टिकल चीज है, हमारा जो संगठन है, वह संगठन बदलाव को देखते हुए वो ग्रामीण मजदूरों को संगठित करता है, और ग्रामीण मजदूरों में के साथ साथ उन गरीब किसानों को भी करता है जिनकी स्थिति, जो मार्जिनलाइज है, जिनकी स्थिति बहुत खराब है, वो भी हमारे संगठन में रहते हैं। एंड आई थिंक यू गेट द आंसर। कहा जा रहा है कि पॉपुलराइजेशन को नेचुरल प्रोसेस और ब्रिटेनाइजेशन को नेचुरल प्रोसेस बनाकर उसको कई लोग कहते हैं कि इस प्रोसेस को रेजिस्ट नहीं करना चाहिए। इसको रेजिस्ट करना या प्रोत्साहित करने की बात नहीं है, यह एक फिनोमेना है, ऑब्जेक्टिव फिनोमेना है, जो कि कैपिटलिज्म में होता है, जिसको सरकारें अपनी नीतियों से बढ़ा सकती हैं, घटा सकती हैं, लेकिन यह होते रहता है। इस नेचुरल प्रोसेस में हमारी क्या दखलंदाजी होगी? हमारी दखलंदाजी किसी भी स्टेट में यह होगी कि जो हमारे एलाइज हो सकते हैं, जो किसान की स्थिति खराब है, जो मेहनतकश किसान है, वो अगर हमारे एलाइ हो सकते हैं, हमें पावर लेने में मदद कर सकते हैं, हमें जो है क्रांति को आगे बढ़ाने में मदद दे सकते हैं, तो हम उनको उस सारी उनके भी नीतियों को, उनके भी डिमांड्स को, उनके भी मांगों को साथ लेकर चलते हैं। तो इसका आंसर जो है ये इकोनॉमिक फिनोमेना है, और हम जवाब दे रहे हैं राजनीतिक। इस पर राजनीतिक जवाब इसलिए है कि एक सर्वहारा वर्ग, अगर कॉन्शियस सचेतन सर्वहारा वर्ग है, जो कि अंततोगत्वा सोशलिज्म और कम्युनिज्म का निर्माण करना चाहता है, तो क्रांति के स्तर को तय करते हुए वो किसानों का अपेक्षाकृत बड़ा या अपेक्षाकृत छोटा सेक्शन को अपने साथ ले चलेगा, जहां भी, और ये इंटरमीडिएट स्ट्रेटा लगभग ज्यादातर देशों में है, हमारे तरह के देशों में है, तो हमें उनको क्रांति में लाने के लिए उनके डिमांड्स को, उनके एग्नी को, और वो हमारे मित्र शक्तियां हैं, उनके साथ ऐसा धन्यवाद। ये तसल्ली पूरी हो गई, ये आपको सेटिस्फेक्शन पूरी होगी तो तारीफ की मुझे लगा कि शायद नहीं। कामरेड माता,
पार्थो जी को संबोधित 2 सवालों के बारे में मैं भी बोलना चाह रही हूँ। सॉरी मैं जबरदस्ती बोल रही हूँ। एक तो ये है कि एमएसपी वाली बात मैं सहमत हूँ पार्थो जी से, लेकिन मैं एक चीज के बारे में फिर से आप लोगों को सोचने के लिए कि अभी तक जो एमएसपी का मॉडल था वो जरूरी नहीं है कि ऐसा ही रहे। प्राइस सपोर्ट में ये आपने बोला कि खाने पीने की आदतें बदल दी है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या एक मूवमेंट खड़ा करने की दृष्टि से, एक शॉर्ट टर्म एजेंडा के चलते क्या हम एमएसपी में एक नया वो ला सकते हैं कि आप दलहन, तिलहन, मोटे अनाज, जो सूखी खेती का, जो 80% जो सूखा खेती है देश का, वहां के छोटे किसानों के उत्पादन आप खरीदिए, वाजिब भाव पे खरीदिए और सस्ते में आप बांटिए। ये एक इसके बारे में क्या संभव हो सकता है कि नहीं? तो ये अभी तक हरित क्रांति का एमएसपी के बारे में हम सोच रहे हैं, हरित क्रांति से हट के कोई एमएसपी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्या कि प्रोक्योरमेंट बढ़े और सस्ता अनाज भी उपलब्ध हो। दूसरा एक कि किसान को सर्वहारा बनना एक प्राकृतिक या नेचुरल फिनोमिनन है, इसके बारे में मेरा निवेदन है हम फिर से सोचें। ये नेचुरल नहीं है, ये एक प्रकार के पूंजीवादी साम्राज्यवादी इतिहास में ऐसा हुआ है और शायद हमारे कम्युनिस्ट सोच के इतिहास में ये थोड़ी कमजोरी है, इसको प्राकृतिक और उचित मानना। तो उसके बारे में भी हम सोचे ये प्राकृतिक नहीं है, ये एक हमारी राजनीतिक इतिहास रहा है, इंसानों द्वारा निर्मित है और इसीलिए हमको सिर्फ वो रास्ते नहीं चुनने हैं कि भाई आप वो तो किसान था, आप वो प्राकृतिक तौर से वो सर्वहारा बन गया। किसानी के बारे में हम पुनर्विचार करें और किसानी आज के मार्क्स ने 19वीं सदी के सोच और के बाद 21वीं सदी में हम जो परिस्थिति में खड़े हैं, पर्यावरण के बारे में जो हुआ है, हम जो जान रहे हैं कि धरती पर क्या बोझ पड़ा है औद्योगिक रास्ते से और क्या मानवीय रिश्ते कैसे बदले हैं, हमारे सामाजिक रिश्ते कैसे बदले हैं औद्योगिकरण से, और उसमें क्या किसानी में से कोई रास्ता निकल सकता है, किसानी के इतिहास से कोई रास्ता निकल सकता है क्या समाजवाद के लिए? ये एक सवाल है, पता नहीं मैं स्पष्ट हूं कि नहीं इसके बारे में, लेकिन मुझे लग रहा है कि किसानी के रास्ते से समाजवाद तक पहुंचना, उसके लिए हमको गुंजाइश छोड़ना चाहिए। कुछ सवाल जो मुझे पूछा गया कि समाज, आदिवासी समाज अभी एजुकेशन पूरा नहीं पहुंचा है। आप एजुकेशन किसको कह रहे हैं? एक चीज एजुकेशन, अगर आप बोलते हैं कि एक समाज साम्यवादी मूल्यों के साथ रह सके और पृथ्वी के साथ सम्मान के साथ रह सके, यही एजुकेशन तो हम चाह रहे हैं हमारे समाज के लिए, तो वो एजुकेशन है। और दूसरा पूंजीवादी एजुकेशन नहीं पहुंचा है तो अच्छी बात है ना, हमारे पास मौका है कि उसको मोड़ के समाजवादी एजुकेशन का एक नया रास्ता हम ढूंढ सके। हालांकि आदिवासी को, जैसे दलित आदिवासी हर
हर मेहनतकश वर्ग के लिए शिक्षा नीति जो है वो यही है कि आपको एक अच्छा मजदूर कैसे बनाया जाए। तो अच्छे मजदूर बनाने के लिए कुछ थोड़ी बहुत पढ़ाई होती है ना। और हमारे लोग मानते हैं कि हम बच्चे जो है, हमारे जो किसान साथी हैं, जो आदिवासी किसान साथी हैं, तो वो तो हम बच्चे से बहुत परेशान है, पढ़े लिखे बच्चे से, पढ़ लिख के गधा हो गए। कुछ तो इसको अक्ल नहीं है कि बिल्कुल जो है ना तोते जैसे सरकारी बात को रखता है ना, दिमाग ही नहीं चल रहा। हमने इसको स्कूल इसलिए भेजा कि पढ़ लिख के मतलब वो ओझा, शिक्षा को ओझा लाएगा और हम उसको इस्तेमाल कर सकेंगे हमारे समाज। वो उल्टा वो तो जो है सरकारी कर्मचारी जैसे बात करता है। तो ये चीज जो है आप सभी के सामने ऐसा कमोबेश ये होगा। तो ये शिक्षा क्या है, ये सब चीजें हमको थोड़ा सोचना चाहिए। और जाहिर है कि किसान आंदोलन में शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ, शिक्षा कैसे होना चाहिए, स्वास्थ्य के निजीकरण के खिलाफ, और ये तमाम नवउदारवादी हमले भी किसान आंदोलन के में और किसानी मुद्दों के साथ मिलकर हमको देखना चाहिए। एक मध्य प्रदेश में मूवमेंट कैसे रहे हैं, मध्य प्रदेश में ज्यादातर आदिवासी उनके ही ज्यादा मूवमेंट रहे हैं, जो जंगल जमीन को के छीनने के खिलाफ, और आदिवासी अस्मिता और आजादी कैसा होगा। आदिवासी समाज ऐसा समाज रहा है जो अंग्रेजों के खिलाफ भी बहुत लड़ा, लेकिन उसका सोच स्वावलंबी रहा है बहुत समय तक। तो वो स्वावलंबी सोच को कैसे बढ़ाए, उसका स्वावलंबन का और आजादी के क्या मायने हैं, कुछ ऐसे रहे हैं। किसान आंदोलन मध्य प्रदेश में बहुत बहुत कमजोर रहे हैं। किसान माने जो आप जैसे पंजाब के अनुभव रहे हैं, हरियाणा के रहे हैं, किसानी मुद्दे मतलब एमएसपी को लेके, बिजली को लेके इत्यादि इत्यादि, ये मूवमेंट्स बहुत कमजोर रहे हैं। शायद हम सब मिलके, आप सब लोगों की मदद से हम इस सके। और तीसरा सवाल था कि खेती के संकट को से निपटने के लिए क्या स्ट्रेटेजीज हो सकती है। अब इसमें हमको काफी लंबा, मैं आई हूं इसलिए कि आप लोगों के साथ इसके बारे में चर्चा करके इस सवाल का निकाल सके। हमारे पास इसके जवाब नहीं है, लेकिन हमको ये जरूर मालूम है कि इसका रास्ता ये है, जो छोटे सीमांत किसान, ग्रामीण मजदूर, दलित, आदिवासी, जिसमें अस्मिता के भी सवाल हैं, ये है वो वर्ग जो ला पाएगा। क्योंकि हरित क्रांति के रास्ते से और हरित क्रांति से निकले हुए सवाल की जो मांगे थी, हरित क्रांति से को झेलने वाले जो समाज है, हरित क्रांति के दायरे के अंदर ही घूम रहे हैं, वहां से नहीं आएगा। और ये आएगा किसान और मजदूर के संयुक्त आंदोलन से। कई बार द्वंद्व होता है, हमको कई बार चुप करा जाता है कि मजदूरों की बात मत करो, किसान आंदोलन को तोड़ रहे हो, है ना। हम कह रहे हैं, हम समझते हैं कि पूरे किसानी क्षेत्र शोषित है, लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं कि ऐसे हमको तरीके निकालने पड़ेंगे जिसमें मजदूर वर्ग, छोटा किसान, सीमांत किसान इस आंदोलन के केंद्र बिंदु में रहेगा। बड़ा किसान नहीं और बड़े किसान के सवाल नहीं, छोटे किसान और वो किसान जो थोड़ा खेती भी करते हैं, ईंट भट्टे भी काम करते हैं, समय समय पर इधर उधर मजदूरी करने दूसरी जगह भी जाते हैं। मतलब किसान और मजदूर के बीच के जो बाउंड्री है वो बहुत वो है, मतलब
कोई बाउंड्री नहीं है किसान मजदूर। और ये ज्यादा पार्थो जी ने भी बोला, ज्यादा मतलब वेज लेबर पर निर्भरता जब बढ़ रही है तो किसान और मजदूरों के संयुक्त आंदोलन से ही किसान आंदोलन कुछ आगे बढ़ पाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। इसको शायद समय नहीं है, लेकिन मुझे आयोजकों से जरूर थोड़ा एक निवेदन है कि शायद इन सब सवालों के कैसे हम आगे बढ़े, इसके लिए इन 2 दिनों में एक अलग से कुछ समय हम रख सकें, आज शाम को या कल, ताकि थोड़ा चर्चा हो सके, एक गोल चर्चा इन सब सवालों का हो सके। मुझे लगता है कि शायद पार्थ जी कुछ बोलेंगे। ठीक है, तो मैं धन्यवाद देता हूँ कामरेड माधुरी और कामरेड पार्था जी को।